बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, हाल ही में जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्टी के सदर मुंतखब हुए हैं और जिस तरह से वो अपनी पार्टी का ओहदा उनके पास था और फिर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उनको सदारत से हटाया गया, वो बतौर वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हुए और एक तारीख़ का एक बाब है जो कि इस सारे मामले के साथ जुड़ा हुआ है। बतौर सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या काम कर सकेंगे, वो पार्टी को कितना मुतहरिक कर सकेंगे, वो कितना आगे ले जा सकेंगे, क्या आगे जाके वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं, जो कि उनकी पार्टी के अंदर एक बहस हो रही है जो हमें ज़राए बताते हैं। इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। और फिर गुज़िश्ता से पेवस्ता कि 2013 के बाद से, क्योंकि हम सच को तलाश करने की बात करते हैं और अफसोस की बात यह है कि हर कोई अपना अपना सच तो कहता है लेकिन मुकम्मल सच नहीं कहता। तो 13 से लेके 23 तक पाकिस्तान के इस 10 साल के दौरानिए में क्या क्या कुछ हुआ है, पाकिस्तान कहाँ था, कहाँ चला गया, ये भी एक सवाल है। लेकिन इसमें बहुत सारी महल्लाती साजिशें, मिलिट्री और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई और जो भी इस मामलात रहे हैं उसके हमें बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि ऐनी शाहिद हों या जिनके सामने ये सब कुछ हुआ हो। तो आज जो मेरे मेहमान हैं वो ना सिर्फ मुअर्रिख हैं, मुसन्निफ़ हैं, बल्कि वो ऐनी शाहिद भी हैं। उनकी गवाही भी तारीख़ की एक बड़ी गवाही है। तो हम गुफ्तगू करेंगे और वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारे उस्तादों में से हैं इरफान सिद्दीकी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। एक तशनगी थी बहुत अरसे से कि इन सारे मामलात के ऊपर आपसे गुफ्तगू हो। तो सर पहले तो ये बताइएगा कि अब मियाँ साहब जो हैं उन्होंने एक और सफ़र शुरू किया है 10 साल के वक्फे के बाद, अपनी पार्टी के दोबारा सदर हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद है और मुतहरिक करेंगे वो अपनी जमात को। क्या वही सफ़र होगा उनका जो पहले था? बहुत शुक्रिया आसमा। मेरा ख्याल नहीं है कि कोई अदम एतमाद की बात है और मैं तो कमोबेश 20, 25, 30 साल से ये बातें सुनता रहता हूँ कि जी कोई चपकलश है, कोई शीन है, कोई मीम है, कोई नून है। कुछ नहीं है। आप भी जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से कि उनके दरमियान इस तरह की कोई चपकलश सिरे से नहीं है। ये फ़ैसला कि शाहबाज साहब इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म बनेंगे खालिस्तन मियाँ साहब का फ़ैसला है। इसमें कोई जबर नहीं है, इसमें किसी और का दबाव नहीं है, किसी और का कोई किरदार नहीं है। शाहबाज साहब आप जानती हैं कि जो काम उनके ज़िम्मे लगता है वो फिर उस पर जुट जाते हैं और फिर जो मौजूदा मसाइल हैं, जिस तरह भंवर में कश्ती हमारी मईशत की ख़ास तौर पे पड़ी हुई है, वो दिन रात एक काम में लगे हुए हैं और वो मुसलसल ख़ुद मियाँ साहब से कहते रहते थे कि अब आप कम अज़ कम पार्टी के जो सियासी मामलात हैं वो संभाल लें। सीनियर लीडरशिप भी ये मियाँ साहब से कह रही थी। तो अदम एतमाद की बात नहीं है। शाहबाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से पार्टी को चलाया। जब मियाँ साहब बाहर थे उसको मुत्तहिद रखा, उसके इजलास बुलाते रहे, पार्टी टिकट तकसीम करने में बड़ा रोल था, ग्रास रूट लेवल पे जाते रहे, जलसों में जाते रहे। तो इसलिए पार्टी की हद तक उन्होंने पार्टी को यकजान रखने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। ये जो सब बना है अब नया, इसमें एक तो ये है कि ये भी मसरूफ़ हो गए, मरियम चीफ ऑर्गेनाइज़र थी वो भी मसरूफ़ हो गई। तो हम सब ने ये चाहा, सीनियर लीडरशिप ने चाहा, शाहबाज साहब ने चाहा कि मियाँ साहब ये किरदार संभाल लें, पार्टी को मुनज़्ज़म करें, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मिलें, अपनी पार्टी लीडरशिप से मिलें, आगे बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं उनकी मनसूबाबंदी करें। तो इसमें खालिसतन पार्टी का अपना मफाद देखा गया है, अपनी तंजीम देखी गई है, अपने सियासी ऑब्जेक्टिव्स देखे गए। तो क्या किसी लम्हे किसी मरहले पे ये भी हो सकता है कि शहबाज साहब ने जैसे अपनी सदारत उनके सपोर्ट की है, वो वजारत उज़्मा भी उनके सपोर्ट कर दें, ये भी मुमकिन हो सकता है? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। ऐसा नहीं है अगले 5 बरस में ऐसा शाहबाज साहब पार्टी में भी कोई डिस्कशन नहीं, पार्टी में ये सवाल कभी ज़ेरे बहस नहीं आया। शाहबाज साहब अपने तौर पे माशाल्लाह तगोदौ कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत से काम ले रहे हैं और उन पे किसी को कोई शिकायत नहीं है। पार्टी पूरी तरह मुतमईन है और हम देख रहे हैं कि मामलात अल्लाह के फजल से अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनकी एफर्ट्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बहुत लंबी कहानी है क्योंकि आप वाहिद शख्सियत हैं जो पाकिस्तान के 2 आर्मी चीफ्स की उस्ताद हैं, एक मौजूदा एक साहब का, और पता नहीं और कितने लोगों के उस्ताद हैं वो मैं नहीं जानती।
मगर इस पे मैंने बात करनी है आपसे कि अच्छा? जी कि ये सारे मराहिल सर मैंने खतरनाक एरिया तो नहीं है? नहीं खतरनाक, अब आप खतरनाक एरिया से बड़े महफूज तरीके से गुजर जाते हैं। बीच में आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें लोगों की याददाश्त में नहीं है इरफान साहब कि क्या क्या कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ। और अभी भी खुदा न खास्ता हम जिस भंवर में हैं, जिस बहरान में हैं, नवाज शरीफ साहब उस बहरान से निकाल सकते हैं पाकिस्तान को बतौर सदर पार्टी के, जबकि उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वज़ीर आज़म उनके भाई बेटी उनकी जो है वज़ीर आला। ये इन चीज़ों में अब मेरा ख्याल है कोई सब्सटेंस रह नहीं गया। हम खित्ते में भी देखते हैं, दुनिया में भी देखते हैं, ये जो वरासत की सियासत जिसको कहते हैं, ये अब कोई इशू नहीं है इस ज़माने में, और ना ही अब पाकिस्तान के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है। रहा ये मामला कि क्या मियाँ साहब इसमें कोई ज़्यादा पॉजिटिव या मुस्बत रोल प्ले कर सकेंगे? मियाँ साहब यकीनन कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद इस वक्त जो एक कोना मश्क या सबसे ज़्यादा तजर्बा रखने वाला, सियासी बसीरत रखने वाला, तदब्बुर रखने वाला एक सीरियस सियासतदान, संजीदा सियासतदान मौजूद है, तो वो मियाँ साहब हैं। और मियाँ साहब पे लोग जो हैं और सियासी जमातें जो हैं वो एतमाद भी करती हैं। आप अचकज़ई साहब हमारे अपोजिशन में हैं, उनके पास चले जाएं, मैंगल साहब के पास चले जाएं, मौलाना फजलुर रहमान के पास चले जाएं, वो सब मियाँ साहब का नाम बड़े एहतराम से लेंगे और उनका भी एक बाहमी एहतराम का रिश्ता है। तो ही कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल, जो कि इंशाल्लाह अभी हमारी मीटिंग्स होनी हैं पार्टी की और उनकी जो सियासी रोल है उसका तयन होना है। तो मेरा ख्याल ये है कि मियाँ साहब का एक एक्टिव रोल पे आ जाना कौम के लिए बड़ी मुस्बत। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि प्रेशर कुकर है पाकिस्तान के अंदर जो कि भर रहा है और किसी वक्त भी फट सकता है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर भी एक प्रेशर कुकर है जो कि भर रहा है और वो फट सकता है किसी नए बयानिए के साथ या पुराने बयानिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के साथ। ये दुरुस्त बात है? मियाँ साहब जो हैं वो अपना जो प्रेशर है वो वेंट आउट करते रहते हैं, गाए वो प्रेशर बनने नहीं देते। वो सीटी उनकी बजती रहती है और हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहती है। वो तो इमरान खान साहब भी बनने देते हैं और वो निकालते भी रहते हैं। वो नहीं निकालते। वो जो कुछ कर रहे हैं ना वो ठीक कह रहे हैं। वो प्रेशर कुकर बिल्ड करते हैं, हवा भरते हैं, हर रोज़ भरते हैं, एक गुब्बारा बनाते हैं। वो गुब्बारा फट जाए बाद में तो अलग बात है। मियाँ साहब का जो सियासी किरदार है या उनके अंदर अगर कोई गम व गुस्सा है तो वो पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि देखो यार मुझ पे क्या हो गया तो मैं ये हो गया तो मैं जला वतन हो गया, ये बातें कम करते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को किस साल में आपने पहुंचा दिया, इकानमी कहाँ थी आपने क्या कर दिया, महंगाई कहाँ थी आपने क्या कर दिया, चीज़ों की रोटी की कीमत क्या थी आप कहाँ ले आए। वो इस दुख का इजहार ज़रूर करते हैं। जो ही एक अच्छी खबर आती है पास पड़ोस के बारे में, उन्हें इस चीज़ का दुख होता है कि यार देखो ये कल हमारे साथ थे, आज ये कहाँ पहुँच गए। अभी उन्होंने इस तकरीर में भी कंपैरिजन किया था। मगर सर वो बात बताते तो हैं, जैसे 2013 में फिर वो जैसे साकिब निसार का जिक्र करते हैं, फिर वो जैसे खोसा का जिक्र करते हैं, तो वो करते तो हैं। 2013 में जब वो वजारत उज़्मा में आए उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसको भूले तो नहीं है, और क्या क्या कुछ हुआ वो मेरा ख्याल है आसमा के तारीख को भूलना नहीं चाहिए। अब ये दो पहलू होते हैं कि क्या हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं, क्या हमारे अंदर इतनी सकत और ताकत है कि उन किरदारों को कटहरे में खड़ा करके उनका मुहासबा कर सकें। ये एक अलग पहलू है जो कि नहीं है हमारे यहाँ। दूसरा ये है कि क्या इन चीज़ों को हम दिमागों से ही खुरश दें, क्या तारीख के औराक से ही फाड़ के फेंक दें कि ये ऐसा हुआ ही नहीं था। मेरा ख्याल है कि ये तो मुश्किल काम है। एक ज़िंदा कौम को याद रखना चाहिए कि उसके साथ क्या होता रहा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो उन किरदारों को कटहरे में खड़ा करके उन पे ट्रायल उनका कर सके या उनको सज़ाएं दे सके। भूल जाते हैं हम इस चीज़ को। हम इस चैप्टर को मियाँ साहब भी शायद बहुत शिद्दत के साथ खोलना नहीं चाहते, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि जो माजी की गलतियाँ हैं और कोताहियाँ हैं इन पे बहस होनी चाहिए। लेकिन अब वो जिन चीफ्स को उन्होंने अपॉइंट किया उन्हीं के साथ उनकी महाजराई रही। जनरल मुशर्रफ को किया उनके साथ महाजराई, जब राहील को किया उनके साथ महाजर आई, जनरल बाजवा को किया उनके साथ महाजर आई, और जो दूसरा टेन्योर था जिसमें कि जनरल बाजवा को उन्होंने आर्मी चीफ लगाया वो तो आपके सामने हुआ है। बल्कि मैंने तो सुना है आप सिफारिशी थे आपने सिफारिश की थी अपने शागिर्द रशीद की। बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं जी, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन आपने जो स्टेटमेंट दी है कि जी फलां लगाया तो उसके साथ उनका सवाल है, ऑब्जर्वेशन है।
नहीं, मैं उस पर बात तो करूं जी। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। आप राहील शरीफ साहब का आपने तज़किरा किया, मुशर्रफ साहब का आपने तज़किरा किया, बाजवा साहब का आपने तज़किरा किया, इनमें से किसी के साथ मियाँ साहब की महाज आराई नहीं हुई। महाज आराई का आगाज़ अगर हुआ है तो वो दूसरी तरफ से हुआ। मियाँ साहब तो पसपा हो जाते थे, थोड़ा सा गम गुस्सा करते थे, साथियों के साथ बैठते थे कि यार ये क्या है, मैं वज़ीर आज़म हूँ या क्या हूँ, या मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, कैथारसिस करके फिर जब दोस्त कहते थे, साथी कहते थे, एडवाइज़र कहते थे या किचन कैबिनेट कहती थी तो वो रास्ता दे देते थे। मैं बेशुमार मौके पे देखा। मैं अच्छा फिर ज़रा पीछे चले जाओ ना, चलो नवाज़ शरीफ की तो नहीं बनी, मोहतरमा की क्यों नहीं बनी? मोहतरमा भी क्या नवाज़ शरीफ थी? उससे पहले भी चले जाएं, कोई एक भी आपका वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सका। क्या वो सारे नवाज़ शरीफ थे? तो फिर इमरान खान के साथ जुल्फ़िकार अली, फिर इमरान खान साहब भी तो सही कहते हैं। जुल्फ़िकार भुट्टो जो हैं, हाँ। नहीं उस पर भी मैं आता हूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, क्या वो भी नवाज़ शरीफ थे? तो ये नवाज़ शरीफ को एक सिंबल बना लिया गया है कि शायद वो आर्मी से उसकी बनती नहीं है। बात यह है कि मैं कम से कम इन तीनों जो आर्मी चीफ्स के नाम आपने लिए हैं, मैं उनका दौर बड़ा करीब से देखा है। मुशर्रफ साहब के हवाले से उन्होंने बेशुमार बातें मुझसे की हैं मियाँ साहब ने, और कोई एक वाक़या भी ऐसा नहीं है कि जो ये कहा जाए कि जी इन्होंने मुशर्रफ से कोई ज़्यादती की है। उन्होंने मामले को ठंडा करने के लिए, आपको याद है कि जब कारगिल हो भी गया तो उन्होंने उनको फिर बना दिया, चेयरमैन भी बना दिया ताकि वो दोनों ओहदे उनके पास रहें, कोई परखाश है तो वो दूर हो जाए। लेकिन वो जिस छावनी में जा रहे थे वो कह रहे थे जी कि वज़ीर आज़म ने आपका जीता हुआ कश्मीर जो है वो हरा दिया है। और फिर जब वो मियाँ साहब क्लिंटन के पास गए, वो एक अलग कहानी है कि किस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकाल के वो लाए। फिर ऐसे मौके आए, मियाँ साहब ने मुझसे ये शेयर किया कि वो बेशुमार जगह पे ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे वज़ीर आज़म के बारे में जिनमें गालियाँ तक होती थी, जो उन तक पहुँचती थी। फिर एक ऐसा मौका भी आया कि कोई तकरीब होती थी ऑफिशियल, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि सारे लोग आ जाएं और वज़ीर आज़म आखिर में आता है। वज़ीर आज़म आ जाता था, वो जानबूझ के 10 मिनट लेट आते थे उसमें। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें उन्होंने एक फ़ज़ा बना रहे थे कि मैं अपना काम कर गुजरूँ, और वो कर गुजरे। अब तो किताबें भी सामने आ गई हैं, उनके कोलीग्स की भी आ गई हैं। को जब बाहर कोलंबो गए थे तो तैयारी करके गए थे। नवाज़ शरीफ की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने बर वक्त इक़दाम नहीं किया और उनको फारिग नहीं किया, लेट हो गए। दूसरी बात जो राहील शरीफ साहब की आप करती हैं, तो राहील शरीफ साहब से मुझे याद है कि हम बैठे हुए थे वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, और मियाँ साहब मुझे कहने लगे चलें एक मीटिंग है पंजाब हाउस में। तो मुझे साथ बिठा लिया, तो रास्ते में मुझे बताने लगे कि हमने राहील शरीफ साहब को लाने का फ़ैसला किया है और अभी वहाँ जाके अनाउंस करेंगे। जनरल राशिद मेरे दोस्त थे, हम इकट्ठे रहे थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तारड़ साहब के साथ। तो मैंने कहा जी कि उसके बारे में, कहने लगे वो अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसको हम चेयरमैन लगा रहे हैं। एक और के बारे में कुछ और रिमार्क्स उन्होंने दिए। एनी हो, तो राहील शरीफ की बड़ी तारीफ़ की उन्होंने कि जी वो निशान हैदर और ये सारा कुछ। अब वो सिलसिला चला। पहली बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, जब मुझे लगा कि यार ये ऐसा क्यों होता है, इट इज़ सून आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। नवंबर में उनकी अपॉइंटमेंट हुई, और ये शायद जनवरी फरवरी का वाक़या होगा। पासिंग आउट परेड थी काकुल में, तो मियाँ साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, मुझे भी साथ ले गए, और परवेज़ रशीद साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब उस वक्त भी वज़ीर दिफा थे, वो भी थे। तो खैर मैं बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ सारी स्टोरी को। वहाँ हुए तो मैं, परवेज़ रशीद साहब सामने बैठे हुए थे पहली सफ़ में, और जब हम घर आए तो घर वालों में से किसी ने पूछा जी आप लोग कहाँ थे? हमने कहा जी हम बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आपको तो दिखाया नहीं है। खैर मुख्तसर ये कि अगले दिन परवेज़ से मैंने पूछा, मैंने कहा यार वो तो लाइव चल रहा था, तो हम कहाँ थे? उसने कहा जी कि किसी साहब ने हमारी जो वैन थी पीटीवी की, उस पर आके उसका कंट्रोल संभाल लिया था, और उन्होंने कहा था कि ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना। दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंट। अच्छा। सून आफ्टर राहील साहब की अपॉइंटमेंट उन्होंने फिर ISPR को ख़त लिखा कि जी ये क्यों हुआ है, क्योंकि वो आदमी परवेज़ साहब ने लिखा जी हाँ, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। अभी कभी परवेज़ साहब से पूछिए। उस वक्त DG ISPR कौन थे? इस वक्त
मेरा ख्याल है आसिम थे, आसिम बाजवा साहब। अच्छा, दिस वॉज द फर्स्ट इंसिडेंट कि मेरे कान खड़े हुए कि यार अभी तो इब्तदाई कार हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह की बदगुमानियाँ क्यों फैलती हैं। तो खैर फिर मामलात चलते रहे। राहिल शरीफ साहब की तरफ से मेरा ख्याल है कि कोई शुरू से ही शायद उनका एक इमेज बिल्डिंग का जो एक था, जो आसिम बाजवा साहब ने एक पूरी मशीनरी वज़ा की उनकी इमेज बिल्डिंग के लिए, और वज़ीर आज़म उनके सामने बोना नज़र आना चाहिए। वो पूरा एक आपको याद होना चाहिए कि किस तरह उनको एक आलमगीर लीडर बनाने की कोशिश की गई, और वो एक मुहिम चलती रही। खैर मियाँ साहब ने उसको नहीं किया। फिर उसके बाद फिर पानामा आता है, फिर डॉन लीक्स, पानामा से पहले डॉन लीक्स आती हैं। अब डॉन उसमें लीक्स, जनरल राहिल का क्या किरदार था, और क्या ये एक वाक़या जो था ये क्रिएट किया गया था, ये मीटिंग हुई थी? बहुत सारी चीज़ें अब तो सामने आ चुकी हैं, कुछ आप भी बताइए। देखिए मीटिंग तो हुई थी ना। हाँ। मीटिंग हुई थी और उसमें रूटीन की बातें हुई थी। मुझे याद है कि फॉरेन सेक्रेटरी इस मीटिंग से पहले तशरीफ़ लाए थे, एजाज़ साहब, एजाज़ चौधरी साहब जी। और उन्होंने ये जो साइफ़र वगैरह के ज़िक्र चलते हैं, तो उन्होंने एक अमेरिकन साइफ़र का जिक्र किया था जी कि वो इस बात पे बड़े सख्त शदीद नाराज़ हैं और हमें फौरी तौर पे कुछ करना चाहिए। तो खैर फिर एक मीटिंग मियाँ साहब ने वहाँ भी की, जाके फ़ॉरेन ऑफिस में भी मैं भी साथ था उनके, वहाँ भी बातें हुई। तो इस मीटिंग के अंदर ये बात की गई कि जी ये जो सर्टन एलिमेंट्स हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके बारे में हमें स्ट्रिक्ट कार्रवाइयाँ करनी चाहिए और ये प्रेशर ख़त्म होना चाहिए कि हमारे अंदर से उनको सपोर्ट मिलती है। इस पे शहबाज साहब ने भी कोई रिमार्क्स दिए होंगे, हुआ। लेकिन अगले दिन फिर एक बहुत बड़ी खबर डॉन में लग गई कि जी जिसमें ये कहा गया जी कि सिविल जो गवर्नमेंट है उसने स्नब किया है फ़ौज को, और ये वो सिरल अल-मायदा की जो मारूफ स्टोरी थी, जी जी सिरल की, जी, जो डॉन लीक्स कहलाई। फिर तो वो सब हैरान हुए। परवेज़ साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि मेरे इल्म में नहीं है, ना मेरा काम है किसी खबर को रोकना कि मैंने कोई कोताही की हो। और राव तहसीन साहब थे, उनसे बाज़पुरस हुई। खैर मामला चलना शुरू हो गया। फिर फौरी तौर पे तरदीद हमें कहा गया जी कि आप इसकी करें कि ऐसा नहीं है, हमने तरदीद भी कर दी। उसके बाद फिर कोई कमेटी एक बन गई, जो हमें नहीं मालूम कि वो कमेटी कौन सी थी। वो हमारे जो चौधरी निसार साहब थे उनके इल्म में थी शायद। वो कमेटी फिर काम करना शुरू हो गई। करते करते एक नतीजा ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा जी कि आप परवेज़ रशीद को फारिग करें, कुर्बानी दें, राव तहसीन को फारिग करें। बिल्कुल, राव तहसीन को करें, फातमी को करें, ये करें। तो और ये सब माने आप लोगों ने तस्लीम किया, मियाँ साहब ने माना? मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक दिन मुझे वज़ीर आज़म ने बुलाया, मैं अपने ऑफिस से गया उनके पास। तो अभी टाइम था उनसे मुलाकात का, तो मैं फवाद के कमरे में बैठ गया। तो वहाँ थोड़ी देर बाद वो वहीं आ गए। तो मुझे बैठ के कहने लगे जी कि देखें ये क्या हो रहा है, और अब ये कह रहे हैं जी कि आप जो हैं वो परवेज़ रशीद को निकालें, और आपको पता है मैं उसकी कितनी इज़्ज़त करता हूँ, कितना वो हमारा लायल आदमी है, मैं कैसे करूँ ये काम। खैर मैंने उन्हें कहा जी कि अब मामलात को अगर आगे हमने चलाना है तो फिर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक करने के मामला ख़त्म हो, ठीक है परवेज़ साहब यही है, इंशाल्लाह हम फिर अकोमोडेट कर लेंगे। एनीहाउ वो खुश नहीं थे इस बात पे। ये फ़ैसला हो गया जी कि उन्हें हटाना है। अब अगले दिन मीटिंग फिर एक बुलाई गई वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, जिसमें मियाँ साहब ने उनको कम्युनिकेट करना था जी कि ये मजबूरी है हमारी। परवेज़ साहब को बुलाया गया, डार साहब थे, परवेज़ अपना चौधरी निसार अली ख़ान थे, और शहबाज साहब ने आना था लेकिन वो नहीं आ सके थे। तो उसमें परवेज़ साहब आ गए लेकिन मियाँ साहब ना आए वेट करते करते। तो फिर इतनी देर में मरियम आई, और मरियम ने आके मिली परवेज़ साहब को और कहा जी कि मुझे अब्बू ने भेजा है। तो वो कहते हैं कि मैं परवेज़ का सामना नहीं कर सकता। तो ये मामला है। मगर उन्होंने बात मानी, आंखों में आंसू आ गए। एस्टैब्लिशमेंट से, हाँ, उन्होंने कहा बेटा अगर मेरी वजह से ऐसा होना है तो कोई बात नहीं। खैर उनकी कुर्बानी दे दी गई। फिर फातमी साहब का मसला खड़ा हो गया। सर अब ये सबकी कुर्बानी दी उन्होंने, मगर अब ये पानामा आता है इसके बाद, और ये वो दौर है जिसमें कि जनरल राहिल की एक्सटेंशन भी
ज़ेरे गौर थी वो या एक्सटेंशन, इससे पहले ये एक्सटेंशन की ख्वाहिश उनकी सामने आ चुकी थी, पानामा से भी पहले आ चुकी थी। पानामा में जो ज़्यादा हवा भरी गई ना, वो इसी वजह से भरी गई कि मियाँ साहब एक्सटेंशन पे आमादा नहीं थे और ये पानामा इस्तेमाल किया जा रहा था उन पे प्रेशर डालने के लिए कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये भी आपके साथ हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि उनको ये ऑफ़र भी की गई कि अगर आप एक्सटेंशन देंगे तो पानामा जो है इसको फिजल आउट किया जा सकता है? मुझे आसमा वो दिन याद है, सुबह सुबह रात को बल्कि मैंने मियाँ साहब को कॉल की, मैंने कहा जी मैंने सुबह मिलना है आपसे, कुछ ज़रूरी मेरा अपना काम था दफ्तर का। तो वो कहने लगे मैंने गिलगित जाना है, कोई वहाँ पे पता नहीं 10:30 बजे, तो आप 9 बजे आ जाएं। मैं 9 बजे चला गया, मेरे हाथ में फ़ाइल थी तो मैं वो खोलने लगा तो उन्होंने कहा जी नहीं इसे बंद ही रहने दे, मैं देख लूँगा, पहले मेरी बात सुने। उन्होंने फिर अपनी एक कहानी शुरू की, बड़ी लंबी, कोई आध पौन घंटा, और जिससे मुझे बड़ा दुख हुआ और तकलीफ़ हुई कि वज़ीर आज़म इस तरह की कैफियत में है। 2 दफ़ा ADC आया लेकिन वो बैठे रहे। आखिर में जब वो उठे तो मैंने कहा मियाँ साहब ये ऐसा सारा कुछ क्यों हो रहा है? तो उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज़ कहा, एक्सटेंशन। मैंने कहा अच्छा इस वो तो कह चुके हैं, उनका बयान आ चुका था कि जी आसम बाजवा का जी कि अब चीफ को एक्सटेंशन नहीं चाहिए, ये उसके बाद की बात थी। तो मैंने कहा जी वो तो कह चुके हैं। तो कहने लगे बस वो उठ के चले गए, कहने लगे वो कहने की बातें हैं, ये सब दबाव मुझ पे जो गहरा तंग किया जा रहा है उसके बाद फिर पनामा आता है। पनामा में 2 चीज़ें आप जहन में रखें। मियाँ साहब की सेहत का मसला था, उन्होंने ख़ुद कहा जी कि राइल शरीफ ने कि आप पहले चले जाएं, पनामा के बाद की बात है, और सेहत का अपना ज़रूर मुख्तसर दिनों के लिए 2-4 दिनों के लिए गए थे वो। इस दौरान कोहाट में उनकी कोई दरबार था छोटा मोटा, तो जहाँ आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है, और उन्होंने पानामा की जो स्पिरिट थी उसको हाईलाइट किया कि जब तक हम करप्शन का सद्देबाब नहीं करेंगे मामला। अब ये बहुत अच्छा एक सेकंड, इसके फ़ौरन बाद उन्होंने 2-4-6 दिन के बाद उन्होंने ऐलान किया जी कि इतने फ़ौजी अफसरों और जर्नैलों के ख़िलाफ़ हमने करप्शन के लिए एक्शन लिया है और उन्हें फारिग कर दिया। सो करप्शन को वो हाईलाइट करने लगे, बहुत बड़ा इशू बनाने लगे और उसे दिफा के साथ रिलेट कर दिया। मगर याद रहे कि ये वही जनरल राहील हैं जिन्होंने एम्पायर की उंगली के मुतालबे पे अपनी उंगली नहीं खड़ी की, और उनको ये क्रेडिट तो जाता है बहरहाल, क्योंकि उस वक्त जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम के धरने वाला वो रह गया सी। एम्पायर की उंगली का मामला है 2014 का जी, अप्रैल का जी, ये जी जाहिर है उस वक्त अगस्त का, हाँ अगस्त में 14 अगस्त को हुआ था हाँ। और आप यूँ जानिए कि सितंबर अक्टूबर में अभी उन्हें 1 साल नहीं हुआ था, तो अभी बहुत सी उम्मीदें उनकी वाबस्ता थी उस निज़ाम के साथ जिससे वो होके आए थे, या यूँ कह लें कि नवाज शरीफ के साथ वो मायूस नहीं हुए होंगे, वो चाहते होंगे कि जी मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये अगर उंगली का मामला आ जाता ना कहीं 2016-15 के आसपास या 16 के आसपास, तो फिर उनका बिहेवियर भी शायद मुख्तलिफ होता, मतलब तब वो उंगली उठा लेते, एम्पायर उंगली कर लेता। मैं नहीं कहता। अच्छा वो जो मीटिंग हुई थी धरने की रात जिसमें कि खान साहब भी गए थे, फिर वो मियाँ साहब, वो भी आपको याद है कि वो क्या मतलब जनरल ज़हीरुल इस्लाम, फिर वो जो धरने की टेप्स का मामला था कि मियाँ साहब ने सुनी कि जो प्लानिंग हो रही थी, उसकी भी कोई आगाही है आपको? देखें वो मैं ज़ाती तौर पे नहीं जानता हूँ, ना मैंने टेप सुनी है, लेकिन उसकी कहानी मैंने मियाँ साहब से भी नहीं पूछा कभी, लेकिन ये उन्होंने पूरी तफसीर से बताया था मुझे कि उन दिनों किस तरह रात को एक साहब आए और मियाँ साहब जल्दी सो जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं तो अब आराम कर रहा हूँ, मैं नहीं मिलूँगा। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं ये बड़ा अहम मसला है। डार साहब से रब्ता किया उन्होंने, फिर डार साहब ने मियाँ साहब को जगा के कहा, और मलिक रियाज साहब एक पैगाम लेके आए कि जी आप या मुस्तफ़ी हो जाएं या मुल्क से बाहर चले जाएं। उन्होंने कहा ये धरने के दौरान उन्होंने कहा जी ये किसका पैगाम है? उन्होंने कहा जी कि ये मैंने कसम खाई है, ये मैं नहीं बता सकता। मियाँ साहब ने कहा फिर मैं बात आपकी सुनता नहीं हूँ आप। खैर रिवील ये हुआ कि जी वो ज़हीरुल इस्लाम साहब का मैसेज था, और मियाँ साहब ने कहा जी आप उन्हें जाके बता दें कि मैं इस्तीफ़े देने वालों में से नहीं हूँ, मैं ना भागूंगा, ना छुट्टी लूँगा, ना कहीं जाऊँगा, मैं यही हूँ। लेकिन वो ये बात ज़रूर कहते थे कि देखें ये क्या मुल्क बन गया है, जहाँ एक हमारा मातहत 10 दर्जे नीचे का मातहत
जो जो मेरे दस्तखतों से अपॉइंट होता है वो मुझे कहता है कि तू इस्तीफ़ा दे के घर चला जा। तो ये तज़किरा वो किया करते थे। और उसके अलावा जो राहिल शरीफ साहब के डान लीक्स और पानामा के बारे में आपने पूछा था, तो पानामा में ये मैसेज मिला था कि जी अगर आप एक्सटेंशन दे देते हैं तो पानामा को आप भूल जाएं, पानामा को हम संभाल लेंगे। तो मियां साहब ने कहा था कि नहीं, मैं इस तरह का सौदा नहीं करता, पानामा का जो कुछ भी होना है मैं भुगत लूँगा। तो इसका मतलब ये कि उस वक्त की जो जुडिशरी थी वो कम्प्लीटली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ये काम करें। आप देख लें ना आसमा, आप फैसले सारे देख लें जिस तरह आए हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर ये आप देखें, ये जो दरख्वास्तें थीं जिस पे अकामा निकला बाद में और पानामा का केस चला, ये दो दरख्वास्तें गई थी सुप्रीम कोर्ट में, एक इमरान खान साहब की, एक जमात इस्लामी की। दोनों को उन्होंने फेंक दिया था जी कि ये फ्रिवलेस हैं, नाकारा हैं, फजूल हैं, इनमें बेजान हैं, लग़्व हैं, ख़त्म हो गया किस्सा। बाद में जब खोसा साहब कहते हैं कि तुम बाहर क्या ढूंढ रहे हो, तुम हमारे पास क्यों नहीं आते, यहाँ उन्होंने कहा जी कि मैं लॉकडाउन करने वाला हूँ इस्लामाबाद के अंदर। फिर अक्टूबर में ये दरख्वास्तें लग गई, वही फ्रिवलेस, उनमें कोई चेंज नहीं आई। फिर उसमें शेख साहब भी शामिल हो गए। उसमें खोसा साहब का क्या इंटरेस्ट था? आई मीन क्यों वो कहते वो देखिए ना, खोसा साहब का क्या इंटरेस्ट होगा? जो वो कहते हैं जी कि सिसिलियन माफिया हैं, वो खोसा साहब एक फैसला देते हैं, बाकी 3 डिसएग्री करते हैं। खोसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, उस बेंच के सरबराह जी। तो 3 जज आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, ये 2। इन्होंने जब फैसला सुनाया तो पहले सबसे पहले अपना फैसला सुना। तारीख में कभी आपने देखा है कि इख्तलाफी फैसला पहले पढ़ा जाए और अक्सरियत का फैसला जो है वो खुफिया रख? बोस सिसिलियन माफिया हैं, ये हैं, आप उनका पूरा फैसला पढ़ें, उसमें सवाए बोस के, अनाद के, नवाज शरीफ। फवाद हसन फवाद साहब कहते हैं कि कोई उनकी भी एक्सटेंशन का मामला चल रहा था, फिर उनसे जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ था। वो तो खोसा साहब का इशू आया ना बाद में, जब बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला आया, तो ये उस वक्त की बात है ना, ये तो खान साहब के दौर की बात जी, है, जब वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर ये बताइएगा कि इस दौरान जब आप कह रहे हैं कि धरना था, इससे पहले एक मीटिंग भी हुई थी जब इमरान खान साहब मतलब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बन गए। इमरान खान साहब ने शिकस्त तस्लीम तो नहीं की थी, मगर वो बनी गाला आ गए, फिर मुलाकात हुई। वो मुलाकात आप उसमें थे? ये मार्च या अप्रैल की बात है 2014 की। तो मुझे बुलाया गया था, मैं गया तो आगे चौधरी निसार साहब भी बैठे हुए थे वज़ीर आज़म हाउस में। मियाँ साहब कहने लगे जी चलो चलिए। मैंने नहीं पूछा कि कहाँ चलना है, हम बाहर आ गए तो गाड़ी एक खड़ी थी, चौधरी साहब ड्राइविंग सीट पे बैठ के, मियाँ साहब आगे बैठ के, मैं पीछे बैठ गया। और फिर फवाद को उन्होंने इशारा किया कि फवाद तुम भी आ जाओ, वो भी बैठ गए। अब कोई उनके साथ सिक्योरिटी नहीं है, कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं है, अकेले ही हम चल पड़े। और रास्ते में भी किसी को नहीं पता ट्रैफिक को जी कौन जा रहा है। तो खैर थोड़ा सा आगे गए तो मैंने फवाद से पूछा किधर जा रहे हैं, उसने कहा सर मुझे नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो मियाँ साहब ने नोट किया, उन्होंने बताया जी कि चले बनी गाला जा रहे हैं, खान साहब से मिलने। तो हंसी मजाक में हम बातें करते, एक चौधरी साहब ने कहा जी कि मियाँ साहब तुसी ये जहन च रखना कि तुसी जा रहे हो, बनी गाला जा रहे हो, खान साहब को जा रहे हो, तो कुछ चाह पानी का ज़्यादा तोको ना रखना। उन्होंने कहा जी ठीक है। खैर हम पहुँचे तो वो खड़े थे बाहर, बड़े अदब एहतराम से मिले, उनकी पूरी टीम खड़ी थी, ये जितनी लीडरशिप है सीनियर वो सारे खड़े थे। तो खैर उन्होंने बिठाया अंदर बड़े अच्छे तरीके से। मियाँ साहब ने मुझे कहा जी कि आप बताएं, उन मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान के साथ। तो मैंने उन्हें थोड़ा सा आगाह किया जी कि यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो अच्छे बड़े खुशगवार माहौल में बात होती रही। और मियाँ साहब का पुराना जो एक दोस्ताना ताल्लुक़ था वो उसी तरह बुलाते रहे, हाँ इमरान सुनाओ ये क्या है वो है। उन्होंने एक भारी भरकम से चप्पल पहने हुए थे खान साहब ने। तो मियाँ साहब कहने लगे कि इमरान है तो तालिबान ने देते हैं। तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने आईजी के तब्दील करने की बात की। और ये धरने से पहले की बात है? ये धरने से पहले की बात है ना, उसके 3-4 माह बाद फिर ये धरना शुरू हो गया था।
तो वो अच्छी रही थी। उन्होंने आईजी की बात की, चीफ सेक्रेटरी की बात की, वो मियाँ साहब ने नोट कराया, फवाद को हो गया। अभी ये जो मियाँ साहब बता रहे हैं कि सड़क की, क्योंकि वो और मियाँ साहब कुछ देर के लिए गोशे में चले गए और उन्होंने कोई 4-5 मिनट वो आपस में बात करते रहे, शायद उस दौरान ये बात हुई हो। आपके सामने बनीगाला की सड़क की बात मेरे सामने नहीं हुई, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, लेकिन यकीनन मियाँ साहब ने, अब मैंने पूछा है दोबारा उनसे, तो उन्होंने कहा जी कि जब हम खड़े थे तो ये बात हुई थी। खैर वो माइनर बात है, छोटी बात है। तो तवक्को ये थी कि अब मामला ठीक चलेंगे। उन्होंने कोई, अच्छा ये इत्तफाक की बात है कि उन्होंने 4 हलकों की तहकीकात का मुतालबा भी नहीं किया, जोर ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जैसे कोई मतलब है कि हम एक रस्मी सी मुलाकात करके आ गए। उसके अचानक बाद फिर ये शुरू हो गया धरना अगस्त में। इस दौरान फिर वो गए, लंदन भी गए, और वो लंदन का जो पूरा प्लान, लंदन प्लान जिसको आप लोग भी कहते हैं, वो भी कहते हैं लंदन प्लान उनके खिलाफ भी हुआ है, उस पर मैंने आना है। वक्त जो है वो बड़ी तेज़ से गुजर रहा है। बाजवा साहब सर, आपके शागिर्द रशीद, उनको फिर चीफ लगाया गया और आपने सिफारिश की। मैंने की, बिल्कुल, मैं उस पर कोई हिजाब नहीं है। और मियाँ साहब ने भी 1-2 दफ़ा मुझे याद दिलाया, अभी रिसेंटली भी, तो मैं कहता हूँ जी हाँ, मुझे कबूल है, मैंने बहुत सिफारिश की थी। और वो ये था कि बाजवा साहब पढ़ते थे किसी ज़माने में, और कॉलेज में नहीं पढ़े हमारे, मैं स्कूल में जिस ज़माने में पढ़ाता था उसी सरसैयद स्कूल में, तो ये 6ठी-7वीं में कहीं पढ़ते थे वहाँ पे, और इन्हें याद था। एक दिन मुझे अचानक मिल गए, कराची में जा रहा था, तो यहाँ रावल लाउंज में इनके साथ पूरे थे, तो मुझे आके मिले। आसिम बाजवा साहब ने कहा जी जनरल साहब मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा मिलें। तो ये आके मिले, तो इन्होंने तारुफ़ कराया जी कि मैं आपसे उर्दू पढ़ता रहा हूँ सरसैयद स्कूल में, फ़लाँ सन में। फिर सारे टीचरों के नाम इनको याद थे उस समय, एक टीचर का, फ़लाँ कैसे हैं, फ़लाँ कैसे हैं, फ़लाँ कैसे। जी हाँ। तो एनीहाउ वो मेरे शागिर्द चुके निकल आए। मैंने कहा जी कहाँ हैं आप आजकल? तो कहने लगे जी मैं आजकल 10 कोर का कमांडर हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर इनकी वालिद या वालदा फौत हुई, तो मैं इनके, और धरने के दौरान भी वो 10 कोर के कमांडर थे। और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव उस वक्त रिस्पांस किया था जब भी उस वक्त मार्शल लॉ नहीं लगा था। बिल्कुल सही है। ये बात दुरुस्त है। उन दिनों भी मेरी उनसे एक बड़ी अच्छी तफसीली मुलाकात हुई थी, जब ये धरने ज़ोरों पे थे। ये ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके अलावा भी जब मेरी मुलाकातें उनसे होती थी, तो चंद चीज़ों में वो बड़े क्लियर नज़र आते थे, और जो सोचें अब भी हैं उनकी। मिसाल के तौर पर वो इंडिया के बारे में ये कहते थे जी कि हमारे तजारती ताल्लुकात होने चाहिए, और इंडिया के साथ मामला ठीक रखे उन्होंने। आपने देखा है कि सरहदों पे भी ज़्यादा वो नहीं होता था। फिर ये जो जिहादी सिलसिले हैं, इनके भी वो हामी नहीं थे। ताल्लुकात को कश्मीर के हवाले से भी कहते थे जी कि हमें, लेकिन ट्वीट उन्होंने करवाया था रिजेक्टेड वाला जो था, रिजेक्टेड वाला हुआ। और वो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। दैट इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप सुनाए सर। जब ट्वीट हुआ तो मैं घर पे था, मेरी आंख का ऑपरेशन हुआ था, तो मुझे खौफ आया। मैंने कहा ये तो बड़ा खौफनाक ट्वीट है। मैंने इनके जो ससुर हैं जनरल अमजद, उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा कहाँ हैं जनरल साहब? उन्होंने कहा जी वो तो बाहर कहीं लाहौर हैं या कहाँ पे हैं। मैंने कहा मैंने मिलना है फ़ौरन। तो कहने लगे अच्छा तो आप आ जाएं। तो जो ही वो आते हैं तो मैं चला गया खैर उनके घर, बावजूद ऑपरेशन के। जनरल साहब जब घर पहुँचे, इन्होंने एडीसी भेजा, वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के जनरल साहब के पास ले गया। मैंने अमजद साहब को भी साथ लिया। मैंने कहा मुझे सपोर्ट दें। मैंने कहा जी ये क्या किया? नहीं, मेरे नहीं कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा आते ही, सर ये क्या कर दिया है वज़ीर आज़म ने, मेरी पीठ पे खंजर घोंप दिया है। मैंने कहा क्या हुआ जनरल साहब? बोलते रहे कोई 10-15 मिनट। जब वो कर चुके सारा कुछ, तो मैंने कहा जी कि अब बताएं हुआ क्या है? ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने कहा है और वो नहीं हुई, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने नहीं की थी और वज़ीर आज़म ने कर दी? आपने जिन जिन लोगों को कहा उन्होंने निकाल दिया। अगर कोई लफ्ज़ दाएँ बाएँ हो गया है तो वो भी ठीक हो जाता, आप बात कर लेते उससे। और मैंने उन्हें एक जुमला मैंने ख़ास तौर पे कहा। मैंने कहा ये आप जो कहते हैं ना परवेज़ रशीद को निकाल दो, फ़लाँ को निकाल, अगर वो आपसे आज ये कहे कि ये रिजेक्टेड जिसने किया उसको निकाल दो, निकालेंगे आप? मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालेंगे। जनरल आसिफ गफूर थे DGI-SPR उस वक्त। आसिफ गफूर थे उस वक्त। आसिफ, मैंने कहा कि जिनको आप निकलवा रहे हैं ना, वो वज़ीर आज़म के कोर कमांडर हैं, आपके लिए तो कोई अहमियत ही नहीं है उनकी।
तो इसलिए मामलात को ठंडा रखें। फिर ये जो आगे 15 दिन है, ये एक पूरी किताब का मौजू है। तुम्हारा प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। मेरी उनसे भी मुलाकातें रहीं, इधर भी मुलाकातें रहीं। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मियाँ साहब बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा जी कि कम वक्त में ये स्टेटमेंट जारी करें। वो मैंने बड़ा रोका, कहने लगे नहीं। मैंने वो स्टेटमेंट भी तैयार कर ली। फिर मैंने बेगम कुलसूम नवाज़ मरहूमा, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। तो आपने उनको याद नहीं करवाया उस वक्त के आपने सिफारिश की थी उनकी, और वो स्टोरी भी ज़रा क्विकली मुझे सुना दें। देखिए उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई? 2 चीज़ें थी। एक तो ये है कि चलें, मेरे कॉलेज के पढ़े हुए हैं, मेरे कॉलेज का भी एजाज़ होगा, मेरा भी एजाज़ होगा। दूसरा ये कि उनके आइडियाज़ हमारे आइडियाज़ से मिलते थे। ठीक है ना। मियाँ साहब की सोच है कि मामलात पड़ोसियों से ठीक होने चाहिए, तजारती ताल्लुकात अगर हम शुरू कर सकते हैं तो होने चाहिए, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये भी ख़त्म होने चाहिए। तो इस हद तक बड़ी कॉमनैलिटीज़ थी और यही चीज़ें थी कि मैं उनके साथ कहता था। तो फिर एक शाम जिस शाम उनकी तकर्री होनी थी, हम कहीं बाहर गए हुए थे, आज़रबाईजान थे या कहीं थे, तो मुझे मियाँ साहब साथ ले गए थे। वहाँ भी डिस्कशन होती रही। वहाँ से जब वापस आए तो चकलाला से मैं अपने घर चला गया और उसी दिन शाम को फ़ैसला होना था। लेकिन उस वक्त तक मियाँ साहब ने नहीं बताया कि मैंने क्या करना है। मुझे शाम को फिर घर से MS का फ़ोन आया जी कि मियाँ साहब बुला रहे हैं। मैं आ गया तो वज़ीर आज़म अपने दफ्तर से निकल के आया अपने कमरे में, तो मैं भी आ गया। तो कहने लगे कि मैंने ये फ़ैसला किया है। चलें। कहते कि आप मुसलसल मुझे कहते रहें और आपके कहने को मैं बड़ी अहमियत देता हूँ। मुझे यहाँ तक कहा कि आप ख़ुद फ़ोन करके उन्हें बताएं। मैंने कहा नहीं सर, वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो फॉर्मल चैनल है उससे बताएं। लेकिन बाजवा साहब ने आपको कहा कि भाई मुझे करें या नहीं, सिर्फ नाम आए तो आपने कहा पुरानी हो गई हैं, हम क्या करे दें। लेकिन जाहिर है कि बाजवा साहब को मेरे और मियाँ साहब के ताल्लुकात का पता था और वो यकीनन चाहते थे कि मैं उनके बारे में कहूँ। लॉबिंग की, लॉबिंग का लफ्ज़ तो मैं नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन एक ख्वाहिश तो होती है ना कि एक अगर वज़ीर आज़म तक एक आवाज़ पहुँच सकती है और मेरी शनासाई है उससे, तो वो किसी न किसी हद तक तो वो हो जाती है ना बात। मतलब उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया आपके सामने और दोबारा एक्सटेंशन के लिए भी किया, जो अभी रिसेंटली जनरल आसिम की जब आसिम मुनीर साहब की जब हुई है। मेरा उनसे जिस दिन मियाँ साहब चले गए हैं ना, फरागत हुई है ना आर्मी अपना सारी वज़ीर आज़म हाउस से, उसके बाद से मेरा जनरल बाजवा साहब से रहा। मगर वो एक्सटेंशन चाहते थे? ये बिल्कुल चाहते थे, ये मुझे मालूम है, वो चाहते थे। और यहाँ तक भी बातें वहाँ हुई हैं जब मैं लंदन में था कि जी अगर ना दी गई तो शायद मार्शल लॉ वो लगा देंगे। तो नवाज़ शरीफ ने कहा जी कुछ भी हो जाए, मज़ीद एक्सटेंशन नहीं दे सकते। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि आपके अनदर स्टूडेंट, वो आपके साथ कहाँ पे आपने उनको पढ़ाया? आसिम मुनीर साहब कॉलेज में पढ़ते थे और इनके वालिद से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वो टीचर थे, तो हम कुलीग थे एक लिहाज से, रहते भी ये हमारे गली मोहल्ले में थे, तो उस लिहाज से। और इनसे भी मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब ये IB के सरबराह थे। तो लेकिन एक चीज़ मेरा ख्याल रिकॉर्ड का हिस्सा होनी चाहिए कि उन्हें मेरे और मियाँ साहब के ताल्लुकात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा था, लेकिन उन्होंने कभी इस सिलसिले में मुझसे बात नहीं की। तो आपने मगर मियाँ साहब को सिफारिश की? और ये कहाँ आपके स्टूडेंट थे? मैं तो बाजवा साहब की सिफारिश के बाद डरा हुआ था ना। मैं तो नाम नहीं लेता था किसी का भी। तो लेकिन ये हालात इतने कशीदा थे कि जनरल बाजवा ने कहा कि मैं मार्शल लॉ लगा सकता हूँ, और ये शहबाज शरीफ मतलब वहाँ जो बातें हमने सुनी हैं, वो जो बातें लंदन में पहुँचाई जा रही थी, उनमें अब उन्होंने कहा किसी को या नहीं कहा, उन्होंने तो शामी साहब से चूँकि बात की है, कुरान पे बात की है, तो मेरा ख्याल है उनकी बात मान लेनी चाहिए। और आसिम मुनीर साहब की जब अपॉइंटमेंट हुई उस वक्त ज़ाहिर हालात बहुत अजीब से थे। आपकी एक यहाँ पे गवर्नमेंट थी जो PDM की गवर्नमेंट थी, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे, रोज़ एक नई तकरीर भी होती थी, और एक एंटी अमेरिकनिज़म और ग़ुलामी नामंजूर, और कभी जनरल बाजवा ज़िम्मेदार, कभी कोई। तो इस सूरत हाल में वो सूरत हाल क्या थी जिसमें कि आसिम मुनीर साहब की नागुज़ीर समझी गई कि ये अपॉइंटमेंट इनकी बतौर चीफ? नहीं, मियाँ साहब ने उस वक्त जो बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि
बहुत एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए, जमा तफरीक हम करके फ़ैसला करते हैं। लेट अस गो बाय द बुक, जो नंबर 1 पे है उसे करें, सीनियर मोस्ट। तो जी हाँ, सीधा उन्होंने कहा जी कि हूसोएवर इज़ एट नंबर 1, उसको लगा। नोइंग आसिम मुनीर साहब जो आप कह रहे हैं, और उनकी फैमिली को भी और उनको भी जानते हुए, क्या कोई लचक वो कर सकते हैं जैसे कि 9 मई के हवाले से हम सुनते हैं, या जो सूरत हाल है, या इमरान खान साहब से बातचीत के लिए कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई नरम रवैया इख्तियार कर सकती है? देखो आसमा, आप ख़ुद बैठें आर्मी चीफ की जगह, या मैं बैठ जाऊँ और हम उनकी ऐनक से देखें। 9 मई भी चलें, 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया। अभी कल की बात देखो, 2-4 दिन पहले की बात देखो कि जी 1971 का पैरल खींचा जा रहा है, यक्षा खान के साथ हम आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई जा रही है। वो तस्वीरें जो बांग्लादेश का मीडिया कभी हमारे जुल्म सितम को दिखाने के लिए सो कॉल्ड, और भारत का मीडिया वो अपना उस पर एक छोटी सी दस्तावेजी फिल्म बना के वो किस तरह कैसे क्या बात करें, यानी कोई सेंस होता है ना, कोई पॉलिटिकल आदमी इस तरह का खेल खेल सकता है। और 9 मई आप पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते रहे हैं ना, भुट्टो फांसी चढ़ गए, बेनज़ीर कत्ल हो गई, क्या क्या जुल्म हुए, मियाँ साहब पे क्या क्या मजालिम हुए। जब वो यहाँ से निकले हैं जुलाई 2017 में, तो उस वक्त GHQ के सामने से उनका हज़ारों लाखों का जुलूस निकला है, किसी ने उधर देखा भी नहीं है। ये रिवायत जो है ना, इसको अगर आप पॉलिटिकल एक्टिविटी समझते हैं जी, कोर कमांडर का घर जला दो, तैयारे जला दो, मगर आपकी गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल भी है, अगर चाहते तो वो प्रोसिक्यूट कर सकते थे, वो इसको स्पीड अप कर सकते थे। पता नहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है, मुझे नहीं मालूम और क्या होना चाहिए था, लेकिन ये इफेक्ट है। मैं तो मुसलसल लिखता रहता हूँ इस पर कि उससे, उस लंबी ढील को जो इन्हें मिली है 1 साल से ऊपर, इसको ढाल बना लिया है उन्होंने। ये ढाल अब जो बन गई है, इस ढाल का नतीजा है कि आपको इस तरह की ट्वीट्स अब सुनने मगर सब माजी में तालिबान के साथ बात होती रही और आप तो हिस्सा भी रहे, तो फिर PTI से क्यों बात नहीं हो सकती? जो दुश्मनों की सफ में खड़ा है, चाहे वो भारत है, चाहे उसका नाम तालिबान है, चाहे उसका नाम कोई और है, उससे हम बात कर लेंगे, इसलिए कि दुश्मनों से बातचीत होती रहती है। जो दोस्ती का लिबादा ओढ़ता है, जो सियासत का लिबादा ओढ़ता है, जो पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक फोर्स होने का दावा करता है, और वो काम करता है मुक्तिबानी वाले या काम करता है तालिबान वाले, उससे क्या बात आप करेंगे? चले हम तो आसमा फिर भी कह रहे हैं ना कि हम बात के लिए तैयार हैं। मैंने सेनेट में कहा, मियाँ साहब कहते रहते हैं, शाहबाज साहब आए रोज़ कहते रहते हैं, राना सनाउल्लाह कहते रहते हैं, सारी जमातें कहती रहती हैं जी कि हम बात के लिए तैयार हैं। किससे बात करें? हम दीवार से जाके सर टकराएं? वो कहता है मैंने तुमसे बात नहीं करनी, हमने PP से बात नहीं करनी। आपको क्या नज़र आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन है सर, क्या मार्शल लॉ के इम्कानात हैं? मार्शल लॉ के कोई इम्कानात नहीं, इसलिए कि कोई क्राइसिस नहीं है पाकिस्तान में। एक शख्स अगर जेल में पड़ा है अपने किसी काम की वजह से, अपने किसी जुर्म की वजह से, तो 87-88 हज़ार और भी पड़े हुए। पॉपुलर लीडर है, पॉपुलर हो, बेशुमार पॉपुलर हो। पॉपुलर अगर एक शख्स है और उसका एक नाम है या उसका एक मकाम है, वो सरेआम कत्ल कर देता है, तो क्या उसे छोड़ दोगे आप? अगर आप कोर कमांडर का घर जलाते हो, GHQ जलाते हो, तो आप माफ़ कर देंगे जी कि ये मगर अगर वो नवाज शरीफ साहब बनी गाला जा सकते हैं, तो आप अडयाला भी तो जा सकते हैं। नहीं, अडयाला क्यों जाएं? की खातिर, मुफाहमत की खातिर। अडयाला जाएं तो फिर कोट लखपत भी चले जाएं, जो बेशुमार वहाँ लोग बंद हैं, उनको भी रिहा करवाएं। फिर लांडी भी चले जाएं, कराची भी चले जाएं, और चले भी जाएं। जो लोग ये कह रहे हैं कि जी जो अभी कल परसों का ट्वीट है, जो यक्षा खान कह रहे हैं आर्मी चीफ को, जो फ़ौज को मेलाइन कर रहे हैं, जो फ़ौज को वो मुक्तिबानी वाली ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों जाएं उनके पास? कोई बातचीत नहीं होगी उनसे। नहीं, मतलब ये है कि वो पहले इतना जुमला तो कहलवा दो ना। आप हमसे हर रोज़ कहते हो कि जी कोई बातचीत नहीं, हम तो कहते हैं उस शख्स से एक जुमला कहलवा दो कि मेरे लिए सब बराबर हैं। मैं अपनी जमात को कहता हूं कि वो नवाज शरीफ के पास भी जाए, वो फजलुर रहमान के पास जाए, वो शाहबाज के पास जाए, वो पीपल्स पार्टी के पास जाए। ठीक है, इतना जुमला नहीं कह सकता वो घर जला सकता है, 200 से ज़्यादा मकामात पे हमले कर सकता है, हमें बांग्लादेश के ताने दे सकता है, तो ये जुमला कह दे तो फिर इसका मतलब मशरूत तस्लीम करें वो कि कुछ गलतियाँ हुई हैं, वो तस्लीम करें तो आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी बातें अब भी रह गई हैं, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।